मैं नहीं डरती हूँ सब चीज़ों से। अब प्लीज़ ये हेडलाइन मत कर देना, मैं नहीं डरती हूँ लोगों से, बहुत अजीब हेडलाइन लगेगी। मैं फिर आप लोग आपको पकड़ूंगी फिर। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज़ की रही है, हमारा हक। जो 2019 में ट्रिपल तलाक बैन हुआ, आपको लगता है कि अगर उससे पहले ये चीज़ हुई होती, वुमेन राइट्स के बारे में सोचा जाता, ट्रिपल तलाक बैन के बारे में सोचा जाता, तो आज मुस्लिम वुमेन की कंडीशन कुछ अलग होती? हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नज़र से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। मैंने ये फिल्म की है तो मेरे अंदर भी जो एक इंटेंशन होगा, पहला मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है मेरे काम के प्रति। और अगर फ्यूचर में इस पे कोई मूवी आएगी तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे हाइपोथेटिकल सवाल के पूछ रही हैं आप। मेरी शादी हो चुकी है, आई एम अ मदर नाउ, बट मेरा काम का उससे कोई रिलेशन नहीं है। सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए? This is dangerous and malicious. शरीयत का मामला आप इस कोर्ट में डिस्कस हुआ। हमने ये फिल्म लखनऊ में शूट की थी। मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एक ऐसा इशू मुझे लगता है जो हर एक औरत के लिए, हर एक इंसान के लिए पर्सनल है। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। और आज हमारे साथ जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी कमर्शियल से करी और आज बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं। हमारे साथ हैं यामी गौतम। वेलकम टू द पॉडकास्ट यामी। हाय गरिमा, थैंक यू सो मच। पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी हक। तो कैसा रहा, मतलब क्या सोचा आपने सबसे पहले? हक के पीछे की स्टोरी क्या है? हक के पीछे स्टोरी मुझे लगता है हमेशा राइटर्स और डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि जब तक एक्टर के पास पहुंचती है उससे पहले भी एक स्क्रिप्ट की, एक फिल्म की अपनी ही जर्नी रहती है जो बहुत ही कई बार मुश्किलों भरी भी होती है, बट उसी में मज़ा भी उसी में है। मतलब ये है कि स्क्रिप्ट अच्छी बनकर आनी चाहिए। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट, मैं सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ, हर तरह की स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ। जब मेरे पास हक की स्क्रिप्ट आई तो आई वॉज़ वेरी मूव्ड। मेरे भी दिल को हक ने बहुत छुआ, बतौर एक्टर ही नहीं पर बतौर ऑडियंस। क्योंकि जब मैं अपनी कोई भी फिल्म फाइनलाइज करती हूँ, मैं इसे एक ऑडियंस की तरह देखती हूँ कि मैं अगर ऑडियंस में वहाँ बैठी होती थिएटर हॉल में तो मुझे कैसी लगेगी, मेरी ऑडियंस को कैसी लगेगी फिल्म। तो उस लिहाज से मुझे लगा ये बहुत एक ऑफ कोर्स कठिन तो है, पर मज़ा भी उसी में ही है। जिस कहानी में प्यार है, इमोशंस हैं, टकरार है, बिट्रियल है, और उसके बाद कहानी बिल्कुल एक नया रुख लेती है, जो एक लीगल एस्पेक्ट के ज़रिए। तो दैट वेज द जर्नी वाज रियली इंटरेस्टिंग तो थी, बट इंस्पायरिंग जैसे कह सकते हैं। तो ऐसा लगा कि कोर्ट रूम ड्रामा है, ये सोच के आपने फिल्म साइन की, आपको लगा कि हाँ ये रिस्क भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसको करना? मैं सिर्फ अपनी पहली इंस्टिंक्ट पर जाती हूँ। मुझे लगा कि बहुत पावरफुल कहानी है और ये एक छाप छोड़ेगी ऑडियंस पर भी और मुझ पर बतौर एज एन एक्टर। मैं हमेशा उन्हीं रोल्स को ढूंढती हूँ जो जिन्हें मुझे लगता है जिनमें एक पोटेंशियल है टू क्रिएट सम काइंड ऑफ, ज़रूरी नहीं हर बार शायद कॉन्वर्सेशन, बट हाँ अगर कोई आर्ट है, हम सिनेमा में काम करते हैं, हम एक आर्ट का ही कहीं ना कहीं एक मीडियम है। तो अगर आर्ट पर कॉन्वर्सेशन ना हो, बात ना हो, तो उसका मतलब हम अपना काम करने में कहीं ना कहीं चूक गए। पर ये टॉपिक कैसे चूज़ किया आपने? अगर मैं पास्ट हिस्ट्री भी देखूं तो 40 साल पुरानी स्टोरी भी सिमिलर काइंड ऑफ है, और उसके बाद आपने क्या सोचा कि इस वक्त इस स्टोरी को लेके आना क्यों इम्पोर्टेंट था? स्टोरी को किस वक्त लाना है वो एक्टर के हाथ में नहीं होता है। वो जैसे मैंने कहा, ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में, हर एक फिल्म की, हर एक कास्टिंग की अपनी डेस्टिनी होती है। कई बार कौन सी कहानी कहाँ से कितने लोगों के साथ घूमकर किसी और के पास जाकर, शायद कई बार 10 एक्टर्स मना कर देते हैं, तब एक 11वें एक्टर
बोर्ड पर आता है, फिल्म पे काम करते हो, फिल्म बहुत सफलता, उससे बहुत सफलता मिलती है। वो एक ऐसी भी बहुत कहानियाँ सुनी हैं। तो हर कहानी की, हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी है वाकई। बाकी आपका परिश्रम, आपका हार्ड वर्क। मैंने जैसे कहा, मेरा चुनना ऐसा नहीं होता कि अच्छा मैंने कुछ सोच रखा है, अब मैं ये जॉनर करती हूँ, अब मैं ये जॉनर करती हूँ। मैं जितना हो सके मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टू स्टे वर्सेटाइल। अगर उरी जैसी फिल्म की है तो बाला जैसी भी फिल्म की है, थर्सडे जैसी फिल्म की है तो चोर निकल के भागा भी की है, OMG 2 जैसी फिल्म की है तो लॉस्ट और धूमधाम जैसी भी फिल्म की है, आर्टिकल 370 है तो हक भी है, तो विकी डोनर शुरुआत हुई थी, काबिल जैसी फिल्म भी बीच में आई। तो मैं अपनी फिल्मोग्राफी नहीं गिनवा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा कोई टाइमिंग, ऐसा कुछ चूज, तो who am I to do that? I'm not मैं इतनी काबिल नहीं हूँ वो डिसाइड करने के लिए। तो जब कोई अच्छी फिल्म मेरे पास आती है मैं चूज़ कर लेती हूँ। आपको नहीं लगा कि ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, या इस पे कॉन्वर्जेशंस तो होंगी ही, बट अलग अलग बातें होंगी, तो क्यों यामी ने हक चूज़ किया? तो उसको लेके आपका क्या कहना? जैसे मैंने कहा, अगर बातें नहीं होंगी तो फिर मतलब क्या है आपका? ऐसे तो फिर मेरी पहली फिल्म भी नहीं हो पाती विकी डोनर। जब मैं बताती थी लोगों को, मैं वो दौर था ऑडिशंस का, लुक टेस्ट का, कि आपने कोई काम किया पहले? मैंने कहा हाँ, अभी मैंने एक फिल्म की है। वो फिल्म किस पर है? वो फिल्म स्पर्म डोनेशन पर है। क्या ऐसी भी फिल्में बनती हैं? पर जब वो फिल्म आई, wasn't it a फैमिली फिल्म, और उस फिल्म ने एक नया ही कॉन्वर्सेशन शुरू किया और लोगों को एंटरटेन किया। कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं, चाहे उरी है, बाला which is again on social issue, OMG 2 सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, आर्टिकल 370 सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज, जो इतना बड़ा जब कि आर्टिकल 370 what was it, why was it important, and everything about the political history of Kashmir. मैं नहीं डरती हूँ उन सब चीज़ों से कि अच्छा लोग क्या कहेंगे। अगर अच्छी फिल्म बनाई होती है, अब प्लीज़ ये हेडलाइन मत कर देना, मैं नहीं डरती हूँ लोगों से, बहुत अजीब हेडलाइन लगेगी, मैं फिर आप लोग आपको पकड़ूंगी फिर नहीं, क्योंकि क्या होता है, एक्टर भी बात करना चाहते हैं बट वो सीधी बात होनी चाहिए। हमें भी पता है कि हमारे कुछ लाइंस निकाल के फिर वो, क्योंकि इट साउंड्स वेरी दैट इज कंट्रोवर्शियल। फिल्म शाजिया का किरदार कितना चैलेंजिंग था हक में, और आपकी क्या प्रिपरेशन रही? क्या आप मुस्लिम वुमेन से मिली? क्या आप लॉयर से आपने वो सीखा कि किस तरीके से बात किया जाए, कोर्ट रूम ड्रामा? क्या मैं फिल्म में लॉयर नहीं बनी हूँ। नहीं, मतलब आपने उस कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर देखा कि किस तरीके से, किस पिच में बात करनी है, क्या इमोशन रहेगा? आपकी पर्सनल स्टडीज़ क्या थी उसके लेके? मेरी पर्सनल स्टडी, हर एक एक्टर की पर्सनल स्टडी अगर आप पूछेंगे, अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो उससे बेहतर जो सोर्स होता है, सारा सार। कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ बहुत आसानी से पास में होती है ना, हमें लगता है नहीं ये तो है और हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर सबसे पहले आपके पास जो है स्क्रिप्ट, उसे मैं कम से कम 10-15 बार पढ़ती हूँ, तब तक पढ़ती हूँ जब तक मैं थक नहीं जाती, और हर एक के डायलॉग बाकियों के भी मुझे ना आते हूँ, क्योंकि हर बार जब आप वो स्क्रिप्ट मैं पढ़ती हूँ कुछ नया समझ में आता है। मैं तो नहीं मिली हूँ, ये फिल्म इंस्पायर्ड है, बायोपिक नहीं है, इंस्पायर्ड है एक किरदार से जो जिनके केस के बारे में हम सब जानते हैं। तो मैंने इमेजिन किया, जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं, जब समझते हैं तो सोचते हैं, फिर आप इमेजिन करते हैं कि कितनी स्ट्रांग वो महिला रही होंगी कि उस ज़माने में। आज तो आपके पास पॉडकास्ट है, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं जर्नलिज्म में, मैं एक एक्टर हूँ, यहाँ पे हर जितने भी whoever women is sitting here काम कर रही हैं, बात कर सकती हैं। उस टाइम में उस तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ मुझे नहीं लगता उन्होंने भी सोचा होगा कि उसका आउटकम क्या होगा। मुझे नहीं लगता ये सोचकर ये किया होगा, उन्होंने यही सोचकर मुझे लगता है किया होगा कि ये गलत है और मुझे सही का मुझे मेरा हक है ये मांगना जो मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और जब आप ये फिल्म देखती हैं गरिमा, आई एम श्योर आपका जो नज़रिया होगा ये देखने का, खासकर जो आखिर के जो 10-15 मिनट है, मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक महिला या कोई भी ऑडियंस, किसी भी एज ग्रुप का, आप ज़रूर अपने आप को उसमें पाएंगे। जो 2019 में ट्रिपल तलाक बैन हुआ,
आपको लगता है कि अगर उससे पहले ये चीज़ हुई होती, वुमेन राइट्स के बारे में सोचा जाता, ट्रिपल तलाक बैन के बारे में सोचा जाता, तो आज मुस्लिम वुमेन की कंडीशन कुछ अलग होती? Who am I to comment on तो such a जैसे आपने vast वो topic? किरदार निभाया है, मैं तो एक्टर आप- हूँ, मैं जी, एक्टर हूँ ना, जी, तो मैं उसी के बारे में बात कर सकती हूँ। जी। देखिए, मेरा हर एक का अपना एक्सप्रेशन होता है। जो आर्टिस्ट होता है, पेंटर, उनका एक्सप्रेशन कैनवस पे होता राइट। है ना। आपका एक्सप्रेशन कुछ और है, मेरा एक्सप्रेशन पर्दा है ना। कई बार हम फिक्टिशियस किरदार निभाते हैं, कई बार हम बिल्कुल ऐसा किरदार निभा सकते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रियलिटी से मिले जुले होते हैं। जी। कई बार सिनेमा इन्फ्लुएंस करता है बिल्कुल, सोसाइटी को, कई बिल्कुल। बार सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है सिनेमा को। तो ये अगर आप मेरा जवाब समझ सके यही है कि अगर मैंने ये फिल्म की है तो मेरे अंदर भी जो एक इंटेंशन होगा, पहला मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है मेरे काम के प्रति। बिल्कुल। मैं खाली सब्जेक्ट के माध्यम से अपनी ऑडियंस को नहीं बोल सकती। उनका टाइम, उनके पैसे की मुझे बहुत कदर है, उनके विश्वास पर मैं विश्वास करती हूँ कि अगर यामी किसी फिल्म का हिस्सा है या कुछ भी है तो हमें अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है, मेरा काम है, हमें पहले अच्छी फिल्म बनानी है, तभी तो मैं अपनी बात कह पाऊंगी, है ना। और ज़रूरी नहीं वो मेरे पर्सनल, इट्स नॉट अबाउट यामी, पूरी टीम एक साथ जुड़ी है एक बात कहने के लिए जो हमें लगता है एक अच्छी बात है। कौन चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, चाहे मैं एक्टर हूँ या कोई भी, कि अच्छा औरतों के साथ भलाई नहीं होनी चाहिए, औरतों का अच्छा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ी हो, राइट। और आज के ज़माने में तो 100% दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और हम अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगता है और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे कभी मौका मिलता है ऐसी फिल्में करने का, जैसे मैंने उरी का मैं हिस्सा बनी थी, आर्टिकल 370 का, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छा वो इस तरह का सब्जेक्ट होगा, मैं हमेशा करूँगी। मैं इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मानती हूँ कि मुझे एक नेशन से जुड़ने का, एक अपने देश से जुड़ने का, ऐसी कहानियाँ कहने का मुझे मौका मिल रहा है जो हमारे देश को और आगे लेकर जा रही है और कोई अच्छी बात बता रही हैं फिल्म के माध्यम से। राइट। अभी जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नमेंट भी बात करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आपको लगता है ये ज़रूरी है? और अगर फ्यूचर में इस पे कोई मूवी आएगी तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हैं आप। क्या होगा उस पर तो मेरा जोर नहीं है। बिकॉज ये जो मूवी है ये भी इस पे बेस्ड है, लाइक ट्रिपल तलाक इशू। आप पहले देखिए, जैसे मैंने कहा, जरूर डिस्कशन होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन तो होनी ही चाहिए। आप इस फिल्म से क्या लेके जाती हैं, आप उस पर बिल्कुल बात कीजिए। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल कीजिए जो आपका सच, जो आपको लगता है आपका सच है, जिससे आप जुड़ी हैं, तो आपका जो टेक अवे होगा, ऑफ कोर्स मतलब द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स, आप कहिए अपनी बात। और आपकी ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है जो ये मूवी 7th को देखने जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी ऑडियंस से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, विश्वास है कहीं ना कहीं कि ऑडियंस ने, मुझे नहीं लगता पिछले 15-20 सालों में या 15 सालों में ऐसा कुछ कह सकते हैं कि एक अच्छी फिल्म को ऑडियंस ने प्यार नहीं दिया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कई बार बहुत एवरेज ओके फिल्मों को भी ऑडियंस ने बहुत सराहा है, बहुत सपोर्ट किया फॉर डिफरेंट रीजंस। हर एक फिल्म का अपना जॉनर होता है, अपनी ऑडियंस होती है, पर एक अच्छी फिल्म को तो डेफिनेटली उसका ड्यू ज़रूर मिला है। और मैं ये मानना चाहूँगी, हक एक अच्छी फिल्म बनी है, एक फिल्म बनी है जिसमें एक सोल है, एक दिल है और इमोशन है। इसलिए मैंने कहा कि ये फिल्म बहुत बड़ी है, मच बिगर दैन ओनली अ लीगल बैटल। एक महिला जो है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ अ वुमेन इन सोसाइटी, आई डोंट थिंक एनी वन कैन क्वेश्चन दैट, कि एक औरत का क्या अस्तित्व है। हम आज 2026 की बात कर रहे हैं, फिल्म 2080 से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, पर आज भी इस पर फिल्म बनी है और लोग बात कर रहे हैं। क्यों? वो इसीलिए शायद कर रहे हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि अरे आपको आज क्यों 40 साल बाद, अब तो हम बहुत एक अलग ज़माना है, अलग ज़माना, पर औरतों का स्ट्रगल, उनका अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फॉर्म और उसमें है। ये उसका सिर्फ एक पहलू है। जैसे मैंने कहा, फिल्म के माध्यम से अगर हमें एक मौका मिला कि कुछ अच्छी बात कहने का, हमने कोशिश की है उसे अच्छी बात, जो अच्छी बात है जो हुआ, विच इज़ कि ये अब ये नहीं एग्जिस्ट करती, ये प्रथा लीगली। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जो आपके दिल के बहुत करीब है? फाइनल, द क्लाइमैक्स मोनोलॉग है उसमें, 8-9 मिनट का तकरीबन।
ओके अभी आपको वुमेन की कंडीशंस कैसे लगती है, अगर आप देखो कंपेयर करो आज की सिचुएशन में 2025 में? कुछ आप अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर मैं अपने ही प्रोफेशन में जाऊं, पहले मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट सिर्फ मेन होते थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अब औरतें इस प्रोफेशन में आ रही हैं। वो एक टाइम पे ये भी हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, बट हुआ धीरे धीरे, एसोसिएशन ने इस पर बात की और फीमेल टेक्नीशियंस आए, अब फीमेल कैमरामैन्स हैं। तो नाउ टू सी वुमेन इन दीज सेक्टर्स जहाँ पे सिर्फ मेन ज़्यादातर काम करते थे, मैं डायरेक्टर्स पे की नहीं बात करूँ, मैं पहले टेक्नीशियंस की बात करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा, अगर मैं एज एन एक्टर अगर बात करूँ तो चेंज है। पहले ज़माने में देखिए, जैसे शादी अगर होती थी तो कहते थे आप मत बताइए, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, पर मेरी शादी हो चुकी है, आई एम अ मदर नाउ, बट मेरा काम का उससे कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी आप क्षेत्र में देख लीजिए, women are working, absolutely they're able to give voice to their choices, बट हमारा देश बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अलग अलग स्ट्राटाज हैं, अलग अलग कुछ शहर हैं, कुछ टाउन्स हैं, कुछ गांव हैं। एक चीज़ जो अभी भी काफ़ी स्कोप है हर एक क्षेत्र में, और वो रहेगा अभी और बेटर हो सकता है। हमने ये फिल्म लखनऊ में शूट की थी। मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एक ऐसा इशू है, मुझे लगता है, जो हर एक औरत के लिए, हर एक इंसान के लिए पर्सनल है। चाहे आप खुद एक औरत हैं, या आपके फादर के नज़रिए से मेरी बेटी, एक भाई के नज़रिए से मेरी बहन, एक हस्बैंड के नज़रिए से मेरी बीवी, एक बच्चे के नज़रिए से मेरी मदर। इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वुमेन सेफ्टी की जहाँ तक की बात करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लॉज बन भी रहे हैं टू सेफगार्ड वुमेन। हमने ये फिल्म लखनऊ में शूट की थी, हक, और जब आप शूटिंग करते हैं सुबह से लेकर रात हो जाती है ना, डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, और हमारी लोकेशन भी कुछ 2-3 घंटा थोड़ा दूर होती थी होटल से। और जब हम ट्रैवल करते थे तो मैं काफ़ी देखती थी कि सड़कों पर ऑफ कोर्स दुकानें बंद हो रही हैं या हो चुकी हैं। मैं हमेशा देखती हूँ कि कितनी औरतें हैं जो 2 व्हीलर्स चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, या जा रही हैं सड़कों पे, हैं कि नहीं हैं, और मुझे दिखी। और मैं सच में जानना चाहती थी कि ऐसा 1-2 जगह ही है कि इट्स गेटिंग बेटर। तो जब मैंने लोकल लोगों से बात की, जो जैसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो वहीं से थे, तो कहते नहीं मैम, अब इट्स मच बेटर, अब हम जाते हैं बाहर अगर हमें जाना हो रात को। तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप की जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर आपको लोग, अगर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस तरह से कुछ कह रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो गुड। बट एज आई सेड, इट्स अ बिग कंट्री, और ये इसमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ एक या 2 इंसान की बात नहीं है, इसमें हम सबको करना पड़ेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, एंड ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक पहलू व्हाट हक इज टॉकिंग अबाउट। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आप ऑडियंस को या व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे हक के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे लगता है ऑडियंस बहुत समझदार है, और जिस तरह का रिस्पांस और रिएक्शन ऑडियंस ने ट्रेलर को दिया है, ऑडियंस उसी वक्त मन बना लेती है कि हमने ये फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी। और मैं हमेशा ही बहुत ऑनेस्ट रही हूँ अपनी अप्रोच में अपनी ऑडियंस के साथ, और मैं अगर यहाँ पर हूँ अपनी ऑडियंस के बदौलत हूँ। मेरा विश्वास है कि अगर हम एक कोई अच्छी फिल्म देंगे और उन्हें कोई ओरिजिनल फिल्म देंगे, एक कुछ नई बात है, कुछ नया आइडिया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर देखेंगे। और ये फिल्म, मेहनत तो सभी करते हैं ऑफ कोर्स, पर कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पर एक कहीं ना कहीं आपका दिल रह जाता है कुछ किरदारों में, कुछ एक छाप है, जो एक छवि है, कुछ रह जाती है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमेशा मेरे इस किरदार के साथ मेरी जुड़ी रहेगी। और अगर मैं अपने साथ अपनी ऑडियंस को हमेशा लेकर चलती हूँ, एंड आई फील, मुझे लगता है अगर मैं वो महसूस कर पाई तो आप भी ज़रूर महसूस कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच यामी हमसे बात करने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और 7 नवंबर को हक देखने ज़रूर जाइए। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं।
इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है।